He remained in touch with the Come when we shall redeem our faith, not only for in आप सभी का कौटिल्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं हरीश कुमार मौर्य। हम पिछले लेक्चरों में क्या कर रहे थे? हमने पिछले लेक्चर्स में सबसे पहले तो एक आदर्श पाठ्यक्रम देखा था, फिर उसके बाद हमने संपूर्ण मध्य काल की एक रूपरेखा प्रस्तुत की थी। उसके पश्चात हमने दास वंश, गुलाम वंश से शुरुआत की थी। इसके पहले हमने मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण को देखे थे, हमने महमूद गजनबी को पढ़ा था, हमने मोहम्मद गौरी को पढ़ा था। फिर हमने दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा था। हमने कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा था कि कुतुब मीनार के निर्माण में किन किन शासकों का योगदान है। उसके बाद हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश के बारे में पढ़े थे, और कल जो लेक्चर में हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ रहे थे, और हम साथ में पढ़ रहे थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कई दास थे, जिसमें इल्तुतमिश भी एक था, क़्वाचा भी एक था, एलदोज भी एक था, बख्तियार खिलजी भी एक था। अब जब इल्तुतमिश की जब मृत्यु हुई तो इल्तुतमिश अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुका था, और वह चाहता था कि मेरे मरने के बाद रजिया सुल्तान इस दिल्ली सल्तनत या दास वंश की उत्तराधिकारी बने। तब इल्तुतमिश की जब मृत्यु हुई तो क्या हुआ? क्या रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठ पाई कि नहीं बैठ पाई? अब हम इसको पढ़ते हैं। चलिए, देखिए, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो इल्तुतमिश चाहते थे कि उनकी पुत्री रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठे, परंतु जो चालीसा दल के अमीर हुआ करते थे वो नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठे। अतः उन्होंने इल्तुतमिश के पुत्र रुकमुद्दीन फिरोज, मैं क्या कह रहा हूँ, इल्तुतमिश के पुत्र रुकमुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बिठाया, और यह 1236 में गद्दी पर बैठे। जब देखिए, हमें सारे जो सुल्तानों का काल याद नहीं करना है। मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का, बलबन का, रजिया सुल्तान का, इनके बारे में जानना है। बाकी तो सब एक बार जानते रहिएगा कौन कैसे बैठा। रुकमुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठते हैं 1236 में। जब रुकमुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठते हैं तो महज 1 साल या 8-9 महीने तक इनका शासन रहता है। तो इस काल में रुकमुद्दीन फिरोज शाह के काल में माँ जो शह तुर्कान थी, उनकी माँ जो शह तुर्कान थी, उनकी चलती थी। इनका शासन मेन रूप से चलता था, और जनता रुकमुद्दीन फिरोज शाह के शासन से त्रस्त हो गई थी। जनता क्या हो गई थी? त्रस्त हो गई थी। तब जब जनता त्रस्त हो गई तो रजिया सुल्तान ने क्या किया? लाल वस्त्र धारण करके जनता से न्याय की मांग की। उस समय जो लाल वस्त्र जो होते थे वह ये माना जाता था कि न्याय के प्रतीक होते थे। लाल वस्त्र धारण करके रजिया द्वारा लाल वस्त्र धारण किया गया और न्याय की मांग की गई जनता से। तब जनता ने क्या किया? जनता ने किया कि भैया रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया। और उस समय जब रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया था तब रुकमुद्दीन फिरोज दिल्ली से बाहर गया हुआ था। जब रुकमुद्दीन फिरोज दिल्ली आया तो उसकी हत्या करवा दी गई। चलिए, अब दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाती हैं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का जो काल है 1336 से 1340 तक का काल है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली शासिका, तो आप बताएंगे रजिया सुल्तान ही है पहली शासिका, ना कि भारत की इंदिरा गांधी पहली शासिका नहीं है। रजिया सुल्तान भारत की पहली शासिका है, पहली जो थी स्त्री जो उस मध्यकाल में दिल्ली की गद्दी पर बैठी। तो क्या हुआ? दिल्ली की गद्दी पर बैठी तो चहलगानी के अलावा अन्य लोगों को महत्व दिया। चहलगानी जो चालीसा सदस्य हुआ करता था, जिसको चहलगानी कहते थे,
कि इनके अलावा अन्य लोगों को महत्व दिया। किसको महत्व दिया? इन्होंने दिया, एक व्यक्ति थे अफ्रीकी गुलाम जमालुद्दीन याकूब। जमालुद्दीन याकूब को अमीर आखूर बना दिया। क्या बना दिया? अमीर आखूर। इसको देखते हैं। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान ने जमालुद्दीन याकूब को बना दिया अमीर आखूर। और अमीर आखूर होता है घुड़साला का प्रधान। देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि रजिया सुल्तान जब गद्दी पर बैठी तो जो चालीसा चहलगानी के जो सदस्य थे, उनके अलावा एक जो सदस्य हुआ करता था जमालुद्दीन याकूब, यह अफ्रीकी गुलाम हुआ करता था। अफ्रीकी गुलाम, इसको अमीर आखूर बना दिया जाता है। यह अमीर आखूर होता है घुड़साला का प्रधान। जब अमीर आखूर इनको बना दिया गया, घुड़साला का प्रधान बना दिया गया, तो क्या अमीरों को अच्छा लगेगा? चालीसा के सदस्यों को अच्छा लगेगा? तब क्या किया? षड्यंत्र रचा गया। तब क्या हुआ? षड्यंत्र रचा गया। और षड्यंत्र रचा, सैतगीन लिख गया है, एतगीन कर लीजिए यहाँ पे, एतगीन और अल्तुनिया द्वारा षड्यंत्र रचा गया। अब देखिए, एतगीन और अल्तुनिया का षड्यंत्र क्या था? एतगीन और अल्तुनिया का षड्यंत्र देखते हैं कि एतगीन और अल्तुनिया का षड्यंत्र क्या था। देखिए, इसको हम ऐसे लगते हैं, एतगीन और अल्तुनिया ने षड्यंत्र किया। अब जब इनने षड्यंत्र किया तो अल्तुनिया को तो रजिया सुल्तान ने अपने पक्ष में मिला लिया। पक्ष में मिला लिया, कैसे मिलाया? पक्ष में इससे शादी कर ली। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से शादी कर ली, पर एतगीन को अपने पक्ष में रजिया सुल्तान नहीं मिला पाई। तब क्या हुआ? एक विद्रोह का दमन करने के लिए रजिया सुल्तान कैथल गई हुई थी, तो कैथल में इनकी हत्या हो गई। किसकी हत्या हो गई? रजिया सुल्तान की कैथल में हत्या हो गई। और इनके पति की भी हत्या कर दी गई, अल्तुनिया की भी हत्या कैथल में कर दी गई। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रजिया सुल्तान के पतन का क्या कारण था, रजिया सुल्तान के पतन का क्या कारण था, तो दो है रजिया सुल्तान के पतन का कारण। पहला कारण था कि रजिया का स्त्री होना। सबसे पहला कारण था रजिया का स्त्री होना। और दूसरा था चहलगानी के सदस्यों की महत्वाकांक्षा। दो कारण थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रजिया सुल्तान के पतन का कारण था, पहला रजिया का स्त्री होना, दूसरा था चहलगानी के सदस्यों की महत्वाकांक्षा। मेरे ख्याल से अब आप ये समझ पा रहे होंगे। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो आप समझ लीजिए। क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना था, तो रजिया सुल्तान को। पर किसको? चहलगानी के सदस्यों ने किसको बना दिया? बना दिया रुकनुद्दीन फिरोज को। फिर गद्दी किसने ली? रजिया सुल्तान ने, और 4 वर्षों तक शासन किया। रजिया सुल्तान ने क्या किया? जो चालीसा के सदस्य थे, चहलगानी के सदस्य थे, उनके अलावा एक अफ्रीकी व्यक्ति, अफ्रीकी गुलाम जमालुद्दीन याकूब को अमीर आखूर बना दिया। अमीर आखूर होता है घुड़साला का प्रधान। अब उसके बाद क्या हुआ? चहलगानी के सदस्य थे, जो अमीर लोग थे, उन्होंने षड्यंत्र रचा। और षड्यंत्र में दो कौन लोग थे? एतगीन और अल्तुनिया। अल्तुनिया को तो रजिया सुल्तान ने अपने पक्ष में मिला लिया, उससे शादी करके,
पर एतगीन को वह अपने पक्ष में नहीं मिला पाई और वो कैथल में इनकी हत्या कर दी जाती है। अगर पूछा जाए पतन का कारण, तो पहला कारण है रजिया का स्त्री होना और दूसरा कारण है चहलगानी के सदस्यों की महत्वाकांक्षा। यह पतन के कारण है। देखिए, रजिया सुल्तान के बाद कौन शासक बनेगा? रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह गद्दी पर बैठेंगे। अब हम पढ़ते हैं बहराम शाह को। बहराम शाह का शासन 1240 से 1242 है। बहराम शाह कौन थे? बहराम शाह इल्तुतमिश के पुत्र थे। इल्तुतमिश के पुत्र थे बहराम शाह। और किसके सहायता से गद्दी पर बैठे थे? तो भाई चहलगानी के सहयोग से गद्दी पर बैठे थे। तो जब चहलगानी के सहयोग से गद्दी पर बैठेंगे तो कौन नाइब बनेगा? एतगीन को नाइब बना दिया जाएगा। ये एतगीन कौन है जानते हैं? रजिया सुल्तान के खिलाफ अमीरों ने षड्यंत्र रचा। मुख्य रूप से दो अमीर, एतगीन और अल्तुनिया। अल्तुनिया को तो रजिया सुल्तान ने अपने पक्ष में कर लिया था उनसे शादी करके, पर एतगीन को नहीं मिला पाई थी और एतगीन के सहयोग से बहराम शाह गद्दी पर बैठे थे। अतः बहराम शाह एतगीन को क्या बनाएंगे? नाइब बनाएंगे, मतलब प्रधानमंत्री जैसा पद, वजीर जैसा पद, नाइब बना दिया गया। अब चलिए, अब 2 साल बाद अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठते हैं और इनका कार्यकाल 1242 से 1246 तक था। आप इसको थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए, 1242 से 1246 तक। अब जो अलाउद्दीन मसूद शाह थे, ये किसके पुत्र थे? हालांकि ये पुत्र मुत्र नहीं पूछा जाएगा, फिर भी लिंक समझने के लिए ये रुकमुद्दीन का पुत्र था। अब रुकमुद्दीन का पुत्र आप समझ रहे हैं? चलिए मैं बताता हूँ। रुकमुद्दीन का पुत्र थे ये अलाउद्दीन मसूद शाह। देखिए, ये है रुकमुद्दीन फिरोज शाह। ये इनके पुत्र थे अलाउद्दीन मसूद शाह। अब आप समझ पा रहे होंगे, ये रुकमुद्दीन का पुत्र था। और बलबन इसके काल में मतलब 1242 से 46 के काल में बलबन चालीसा में प्रवेश कर जाता है। अर्थात बलबन चालीसा में जो चहलगानी हुआ करता था, चालीसा दल हुआ करता था, उसमें बलबन की एंट्री होती है। जब बलबन की एंट्री होती है और बलबन को एक पद दिया जाता है, उस पद का नाम था, बलबन को अमीर हाजिब बना दिया जाता है। अमीर हाजिब का अर्थ होता है दरबारी शिष्टाचार देखने वाला व्यक्ति। बलबन को क्या बना दिया जाता है? अमीर हाजिब, अर्थात दरबारी शिष्टाचार देखने वाला व्यक्ति। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एतगीन को नाइब किसने बनाया, तो बहराम शाह। पूछा जाएगा बलबन की चालीसा में एंट्री किसके शासनकाल में हुई, तो आप बताएंगे अलाउद्दीन मसूद शाह के काल में हुई। और बलबन को एक पद दिया जाता है अमीर हाजिब। ये अमीर हाजिब होता है दरबार का शिष्टाचार देखने वाला व्यक्ति, दरबार के शिष्टाचार को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति अमीर हाजिब बना दिया जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, नासिरुद्दीन महमूद को बनाया जाता है अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद। अगला जो सुल्तान बनता है वो नासिरुद्दीन महमूद बनता है और यह लगभग 20 सालों तक शासन करता है, लगभग 20 सालों तक शासन करता है। अब हम देखते हैं नासिरुद्दीन महमूद कैसे पद गद्दी प्राप्त करते हैं। तो यह इल्तुतमिश का पौत्र है, मतलब पौत्र है इल्तुतमिश का, और बलबन के साथ षड्यंत्र करके राजा बना। अर्थात बलबन जो कि अमीर हाजिब के पद पर बैठता है, दरबारी शिष्टाचार देखता है, और उसके साथ षड्यंत्र करके नासिरुद्दीन महमूद को राजा बना। और नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्लुगु खां की उपाधि दी। क्या दी? बलबन को उल्लुगु खां की उपाधि दी। और अब बलबन क्या बन जाएंगे? अब बलबन नाइब बन जाएंगे। नाइब, बलबन को क्या बना दिया जाता है? नाइब दिया जाता है।
अतः जो 20 वर्ष का शासन होता है, वस्तुतः जो 20 वर्ष का शासन होता है वो एक तरह से देखा जाए बलबन का ही शासन होता है। अब इनकी बुक जो है नासिरुद्दीन महमूद की, उस बुक का नाम है मिनहाजुद्दीन सिराज या तबकाते नासिरी, ये बुक का नाम है। इस बुक में किस चीज की चर्चा है? इसमें ऐबक से लेकर नासिरुद्दीन तक का इतिहास है, अर्थात प्रथम इल्वरी वंश का इतिहास है। क्या कहा मैंने? इसमें ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर नासिरुद्दीन महमूद तक का इतिहास है, अर्थात प्रथम इल्वरी वंश का इतिहास है। देखिए, इसको प्रथम इल्वरी वंश क्यों कहा जाता है? प्रथम इल्वरी वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के या तो पुत्र गद्दी पर बैठ रहे हैं, या पुत्री गद्दी पर बैठ रही है, या पौत्र गद्दी पर बैठ रहे हैं, या दामाद गद्दी पर बैठ रहे हैं, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक के वंशज बैठ रहे हैं। अब आगे जाके बलबन गद्दी पर बैठेगा, और जो बलबन होगा वो जो द्वितीय इल्वरी वंश में आएगा, अर्थात एक नया व्यक्ति आके गद्दी संभालेगा, सुल्तान का पद धारण करेगा। देखिए, ये किताब बड़ी महत्वपूर्ण है, और इस किताब में मिनहाजुद्दीन सिराज तबकाते नासिरी, तो इसमें पूछा जाएगा इसमें कहाँ से कहाँ, किन से कहाँ तक का वर्णन है, तो आप बताएंगे इसमें ऐबक से लेकर नासिरुद्दीन महमूद तक का इतिहास, अर्थात प्रथम इल्वरी वंश का इतिहास इसमें दिया गया है। आप ये जानते रहिएगा। चलिए, अब देखिए, अभी तक हमने प्रथम इल्वरी वंश पढ़ा, ये गुलाम वंशी है। इसको जो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर नासिरुद्दीन महमूद तक प्रथम इल्वरी वंश है, और द्वितीय इल्वरी वंश तो जो चलेगा वो चलेगा बलबन से लेकर क्यूमर्स तक। अब देखिए, द्वितीय इल्वरी वंश के बारे में हम जानते हैं। क्या है द्वितीय इल्वरी वंश? इसका पूछा जाएगा संस्थापक कौन है द्वितीय इल्वरी वंश के, तो आप बताएंगे गियासुद्दीन बलबन इसके संस्थापक हैं द्वितीय इल्वरी वंश के। आपसे पूछा जाएगा उत्थान कैसे हुआ, अर्थात बलबन का उत्थान कैसे हुआ, तो आप बताएंगे बलबन पहले इल्तुतमिश का गुलाम था। यह किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। फिर यह चालीसा का सदस्य बना, चालीसा का सदस्य बना, फिर इसे अमीर हाजिब बनाया गया, फिर इसे नाइब बनाया गया, और फिर ये शासक बन गया। इस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ बलबन का। कैसे कैसे? उत्थान में यह गुलाम था इल्तुतमिश का, फिर चालीसा का सदस्य बना यह, फिर अमीर हाजिब बना, फिर नाइब बना, और फिर जाके शासक बन गया। कार्य क्या किया बलबन ने आते ही साथ? बलबन ने आते ही साथ कार्य किया, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था जो चालीसा होता है वह षड्यंत्रकारी संस्था हो गई है, तो और षड्यंत्र करके ही गद्दी प्राप्त की थी बलबन ने। तो सबसे पहले चालीसा को समाप्त किया, यानी चहलगानी को समाप्त कर दिया, अर्थात चालीसा को बलबन ने समाप्त कर दिया। सबसे पहला कार्य ये किया। देखिए, राजस्व सिद्धांत क्या था बलबन का? ये राजत्व तो लिख गया है, राजस्व कर लें। राजस्व सिद्धांत क्या था बलबन का? थोड़ी देर बाद हम बलबन के राजस्व सिद्धांत को पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ लें कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपना राजस्व सिद्धांत दिया, यानी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने अपना राजस्व सिद्धांत या राजस्व सिद्धांत दिया। अभी थोड़ी देर बाद हम समझेंगे राजस्व सिद्धांत को। मंगोल आक्रमण, बलबन के समय मंगोल आक्रमण हुए थे, और पहला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दुर्गों का निर्माण किया। और इसके समय जो मंगोल आक्रमण, जो तैमूर आक्रमण में इसका पुत्र मोहम्मद मारा गया, इसका पुत्र पुत्र मोहम्मद मारा गया इस मंगोल आक्रमण के समय। और एक किताब है तारीख फिरोज शाही, किताब है तारीख फिरोज शाही, और यह बुक किसने लिखी है? यह बुक बर्नी ने लिखी है, इतिहासकार बर्नी ने लिखी है। और इसमें किस चीज का वर्णन है? बलबन से लेकर फिरोज शाह तक का इतिहास है, बलबन से लेकर फिरोज शाह तक का इतिहास है।
अगर मैं पूछूं तबकाते नासिरी में किसका इतिहास है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके यहाँ तबकाते नासिरुद्दीन महमूद तक, और तारीख फिरोज शाही में किसका है, बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक का इतिहास तारीख फिरोज शाही में है। आप जानते रहिए। देखिए इस स्लाइड से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा द्वितीय इलवरी वंश का संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन बलबन। बलबन का उत्थान कैसे कैसे होता है, पहले बलबन गुलाम रहता है किसका, इल्तुतमिश का, फिर चालीसा का सदस्य बनता है, फिर अमीर हाजिब बनता है, फिर नाइब बनता है, और अब जाके शासक बनता है। बलबन का कार्य क्या रहता है, आते ही साथ चहलगानी को समाप्त करना। राजस्व सिद्धांत दिल्ली सुल्तान का पहला सिद्धांत था जिन्होंने यह दिया। और बलबन के काल में जो मंगोल आक्रमण हुए थे जिसमें उसका पुत्र मोहम्मद मारा गया था और तैमूर ने आक्रमण किया था। और फिर तारीख फिरोज शाही यह बरनी ने लिखी है और इसमें बलबन से लेके फिरोज शाह तक का इतिहास है, आप इसको समझते रहिएगा। तारीख फिरोज शाही बरनी फिरोज शाह से लेकर बन्नी ने लिखी है, बलबन से लेकर फिरोज शाह तक का इतिहास है। और मिनहाजुद्दीन सिराज या तबकाते नासिरी में ऐबक से लेकर नासिरुद्दीन तक का इतिहास है, यह आप जानते रहिए। चलिए अब देखते हैं बलबन का राजस्व सिद्धांत क्या था। बलबन का राजस्व सिद्धांत या राजस्व सिद्धांत, चलिए इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, अगर ये पूछा जाए बलबन के राजस्व सिद्धांत का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप बताएंगे तारीख फिरोज शाही में बलबन के राजस्व सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, और यह बरनी ने लिखी। किसने लिखी, बरनी ने लिखी। अब देखिए मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ कि बलबन कैसा व्यक्ति था। मान लीजिए कोई गांव में एक छोटे से कद का व्यक्ति है। अब वो गांव वाले उस छोटे से कद के व्यक्ति, पतले से व्यक्ति को बुलाएंगे और कहेंगे ओ छुटकू इधर आ, चल ये मेरा ये काम कर दे, ओ छुटकू इधर आ, चल ये काम कर दे। कोई दूसरा आएगा, दो झापड़ लगाएगा और कहेगा तूने ये काम नहीं किया, तो वह व्यक्ति मान लीजिए वहाँ बहुत परेशान हो जाता है। तो और यदि एक दिन वह व्यक्ति 500-600 किलोमीटर दूर किसी दूसरे गांव में चला जाता है और गांव में जाता है और उसकी किस्मत चमक जाती है और गांव में जाकर उस दूसरे गांव में जाकर वह सत्ता प्राप्त कर लेता है, सत्ता प्राप्त कर लेता है। ऐसा ही जो हिस्ट्री बलबन के साथ है। अब देखिए अपने पुत्रों से बलबन क्या कहता है, अपने पुत्र मोहम्मद व महमूद, दो पुत्र थे मोहम्मद व महमूद, क्या कहता है, कहता है राजा पृथ्वी पर खुदा का डैश डैश डैश, राजा पृथ्वी पर खुदा का, हाँ राजा पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि या प्रतिबिंब या छाया होती है। देखिए यहाँ लिखा है राजा पृथ्वी पर डैश डैश डैश, इसमें भर दीजिए खुदा का प्रतिनिधि या प्रतिबिंब या छाया होती है। भले ही उस राजा की उम्र 2.5 वर्ष का, भले ही उस राजा की उम्र में 2.5 वर्ष का बालक ही क्यों ना हो, उसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। देखिए बलबन इस तरह का व्यक्ति था, यदि अवहेलना हो गई तो क्या होगा, तो तुम जिंदा नहीं बचोगे चाहे उसके पुत्र ही क्यों ना हो। एक फेमस स्टेटमेंट है बलबन का, तो मैं यह बताना चाह रहा था। उपाधियां देखिए बलबन ने कौन कौन सी उपाधियां ली। बलबन ने उपाधियां ली निजात ए खुदाई, निजात ए खुदाई होती है प्रतिनिधि, खुदा का प्रतिनिधि। दूसरी उपाधि ली जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही होती है खुदा की छाया या प्रतिबिंब, जानते रहिएगा जिल्ले इलाही। बलबन का जो राजस्व सिद्धांत था उल्लेख किसमें है, तारीख फिरोज शाही, किसने लिखी है, बरनी ने। वह अपने पुत्रों मोहम्मद और महमूद से क्या कहता है, कहता है राजा पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि छाया या प्रतिबिंब होती है। उस राजा की उम्र भले ही 2.5 वर्ष का बालक हो, उसकी आज्ञा की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। अब देखिए उपाधियां निजात ए खुदाई या प्रतिनिधि होती है अर्थात खुदा का प्रतिनिधि, और दूसरी उपाधि ली जिल्ले इलाही अर्थात खुदा की छाया या प्रतिबिंब। यह बलबन ने उपाधियां ग्रहण की। चलिए अब हम देखते हैं बलबन ने अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति
कैसे बढ़ाई और बलबन न्याय कैसे करता था। मैंने बताया है प्रतिष्ठा में बलबन ने सबसे पहले स्वयं को अफरासियाब वंश का कहा, अफरासियाब वंश का कहा स्वयं को। देखिए ईरान में एक वंश होता है अफरासियाब वंश, और अफरासियाब वंश यह मानता है कि खुदा के बाद जो पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ वंश है वो कौन सा है, अफरासियाब वंश। बाकी के वंश उससे नीचे के वंश होते हैं। अर्थात बलबन ने स्वयं की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए खुद को अफरासियाब वंश का कहा। ईरान में यह अफरासियाब वंश चलता था। बलबन ने नौरोज की प्रथा, नौरोज का त्योहार शुरू किया। यह नौरोज का त्योहार ईरान का त्योहार है। और सिजदा की परंपरा शुरू की। सिजदा का अर्थ होता है 90 डिग्री झुककर, मतलब इस तरह से अपन 90 डिग्री झुकें और सुल्तान के सामने 90 डिग्री झुककर उसका अभिवादन करें, यह होता है सिजदा। पाबोस का अर्थ है कि झुक कर, यानी सुल्तान के पैरों को चूमना, इसे पाबोस कहते हैं। बलबन ने क्या किया, हंसना बोलना मना कर दिया। यानी जब उसकी मीटिंग्स होती थी अपने सेनापतियों के साथ, दरबार लगाया जाता था, तो उसमें कोई हंस नहीं सकता था और उसमें बोलने पर मना कर दिया। देखिए बलबन ने कहा था कि भाई जब मैं निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी इच्छा होती है कि मैं उसकी गर्दन काट दूं। देखिए स्वयं मैंने बलबन का इतिहास बताया था कि बलबन किसी गांव में था तो वह कैसा था, जब दूसरे गांव में आ गया 800-900 किलोमीटर तब उसकी चमक गई। और अब वह क्या कहता है कि मैं जब निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो उसकी मेरी इच्छा होती है कि मैं उसकी गर्दन को काट दूं। इस तरह बलबन ने अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया। अब देखिए शक्ति कैसे अर्जित की बलबन ने। बलबन ने शक्ति कैसे अर्जित की। बलबन ने एक विभाग बनाया दीवाने अर्ज। यह एक सैन्य विभाग था। एक सेना के लिए एक विभाग बनाया दीवाने अर्ज। बलबन ने गुप्तचर विभाग की गठन किया, यानी गुप्तचर विभाग बनाया और कई गुप्तचरों को भेजा अपने राज्य में यह देखने के लिए कि कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। और बलबन ने मेवातियों का दमन किया। मेवातियों का दमन बलबन द्वारा किया गया। बलबन की नीति को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे सर बलबन की नीति को रक्त व लोहे की नीति कहा जाता है, अर्थात पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। बलबन की नीति को पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, रक्त व लोहे की नीति कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊं बलबन न्याय कैसे करता था। देखिए एक बार बंगाल में तुगरिल खान ने विद्रोह किया। बलबन के समय में बंगाल में तुगरिल खान ने जब विद्रोह किया तो बलबन ने उसकी गर्दन काट दी। गर्दन, इस तरह का वह न्याय करता था। अब आप समझ सकते हैं बलबन कैसा व्यक्ति रहा होगा। दूसरा, अवध में जब हैवात खान ने विद्रोह किया तो उसने सारी जनता के सामने कोड़े लगवाए। हाँ, अवध के हैवात खां को कोड़े लगवाए। चलिए देखिए अब यहाँ पर बलबन के बाद अब पूरी तरह से गुलाम वंश खत्म हो जाता है, दास वंश खत्म हो जाता है। अब हम एक नए वंश, मैंने आपको बताया था DKTSL, पहले दास या गुलाम, अब उसके बाद खिलजी वंश को पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे खिलजियों को पढ़ेंगे, खिलजी वंश। देखिए खिलजी वंश का संस्थापक, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, अगर आपसे पूछा जाए खिलजी वंश का संस्थापक कौन है। अब मैं आपको बता दूं गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, और खिलजी वंश 1290 से 1320, 30 वर्ष तक चला था। यह मैंने आपको टाइम पीरियड बता चुका हूं, तो आप लोग में पहले लिस्ट बना चुका था। अब आप देखिए खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी कैसे गद्दी पर बैठे, तो बलबन के बाद जो उसका पुत्र बाद में बैठा क्यूमर्स की हत्या करके यह खिलजी वंश अस्तित्व में आया। और जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। उम्र, जो जलालुद्दीन खिलजी की जब गद्दी प्राप्त हुई तो लगभग 70 वर्ष की उम्र में गद्दी प्राप्त हुई। जलालुद्दीन खिलजी का एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, वो कहते हैं मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों की हत्या करना मेरी आदत नहीं। अब बताइए
70 वर्ष की उम्र में जब कोई व्यक्ति गद्दी प्राप्त करेगा तो क्या वह मतलब लड़ाई झगड़े करेगा कि समझौते करेगा? तो सीधी सी बात है। तो उसका फेमस स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान रखिए। समझौता, जलाउद्दीन खिलजी ने एक समझौता किया था मंगोलों से। मंगोलों के जो नेता थे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला से समझौता किया था। हुआ ये था कि जब जलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर थे तो मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो अब मंगोलों ने आक्रमण किया था तो मंगोलों के नेता अब्दुल्ला से जलाउद्दीन खिलजी ने अब्दुल्ला को घूस दी और समझौता कर लिया। और दिल्ली में एक जगह है, आप सब जानते हैं, मंगोलपुरी। दिल्ली में मंगोलपुरी है। मंगोलपुरी में उसने उस समय कई मंगोलों को इस जगह बसाया। अब मंगोलपुरी का इतिहास आप लोग समझ रहे होंगे। दिल्ली में मंगोलपुरी में कई मंगोलों को किसने बसाया? जलाउद्दीन खिलजी ने बसाया। अब देखिए जलाउद्दीन खिलजी की हत्या किसने की? जलाउद्दीन खिलजी की हत्या इसके भतीजे दामाद ने। भतीजा दामाद कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। कहाँ की हत्या? इलाहाबाद के पास कड़ा गंगा नदी के किनारे कर दी। और अलाउद्दीन खिलजी गद्दी प्राप्त करते हैं। इसके बाद कौन गद्दी प्राप्त करते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए क्वेश्चन आएगा, खिलजी वंश का संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी किस उम्र में? 70 वर्ष की उम्र में। उनका स्टेटमेंट में एक वृद्ध मुसलमान और मुसलमानों की हत्या करना मेरी आदत नहीं है। जलाउद्दीन खिलजी ने समझौता किया था मंगोलों से, मंगोलों के नेता अब्दुल्ला से, और दिल्ली में मंगोलपुरी नामक जगह को बसाया था। और हत्या किसने की? उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी हत्या कर दी। और कहाँ की? इलाहाबाद के पास कड़ा गंगा नदी के किनारे इनकी हत्या कर दी। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी को। देखिए आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा होगा। आपने अभी एक फिल्म देखी होगी जिसमें पद्मावत फिल्म देखी होगी। और देखा होगा चित्तौड़ से अलाउद्दीन खिलजी का मतलब कैसे युद्ध हुआ था। परंतु क्या अलाउद्दीन खिलजी का एक यही एस्पेक्ट था पद्मावती को प्राप्त करना? आप उस फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी के पूरे एस्पेक्ट्स को नहीं दिखाया गया है। अगर पूरे एस्पेक्ट्स को दिखाया जाता तो और बेहतर रहता। आप अलाउद्दीन खिलजी को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक और प्रशासनिक सुधार। देखिए आर्थिक सुधार में क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने? बाजार को नियंत्रण किया, भूमि सुधार किए, सैन्य सुधार किए, सामाजिक सुधार किए, जुआ व मग निषेध या भांग पर प्रतिबंध लगाया अलाउद्दीन खिलजी ने। अभी सिर्फ हम अलाउद्दीन खिलजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक और प्रशासनिक सुधार क्या थे। आर्थिक सुधार में उसने बाजार को नियंत्रित किया, भूमि सुधार किया, सैन्य सुधार किए, सामाजिक सुधार में जुआ व मद निषेध एवं भांग पर प्रतिबंध लगा दिया। और यह कैसे कैसे किया अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी को हम कल विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आज हम यहीं समाप्त करेंगे। आपको यह लेक्चर उम्मीद है अच्छा लगा होगा, आपको मजा आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।